Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. Our today's topic is Tracheophytes, division Tracheophyta, and in the second half of the video we'll also discuss the evolution of leaves. If you are new to my channel, kindly subscribe to my channel. You can also follow me on my Instagram. The link of the Instagram is on the screen right now and it is also in the description of this video. Guys, it's a humble request that please do subscribe to my channel first, as making a video for you guys takes a lot of time and effort. So for my encouragement, please do subscribe. I'll be very thankful to you for your kind act. So let us start with the lecture. First topic is Tracheophytes, division Tracheophyta. Division Tracheophyta includes vascular plants. Vascular plants are those plants which have well-developed xylem and phloem. And these plants are very successful group of land plants. ठीक है, ट्रेकियोफाइट्स में वो प्लांट्स आते हैं जिनमें वेल डेवलप्ड जाइलम और फ्लोएम है, और इनको सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर अडेप्टेड टू लिव ऑन रफ लैंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। आपको पता है कि जो लैंड एनवायरनमेंट है वो काफ़ी रफ होता है, सनलाइट है, फिर एयर की जो कॉम्पोजिशन है डिफरेंट है लैंड एनवायरनमेंट में, लेकिन ट्रेकियोफाइट्स के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें ये कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि वो लैंड एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर जाते हैं, कोप कर जाते हैं। और ट्रेकियोफाइट्स में वेस्कुलर बंडल्स की इमर्जेंस की वजह से ही आगे जो एंजियोस्पर्म्स आए थे, फ्लावरिंग प्लांट्स आए थे, और आपको उसी की वजह से वेस्कुलर बंडल्स में ही फर्दर मॉडिफिकेशन हुई और फर्दर प्लांट्स आए। उसकी वजह से आपको आज प्लेनेट अर्थ पर बहुत डाइवर्सिफाइड फ्लोरा नज़र आता है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं, वैरायटी ऑफ फ्लावर्स आपको नज़र आते हैं। तो इनकी इमर्जेंस कहाँ से हुई थी? ट्रेकियोफाइट्स से ही हुई थी, डिवीजन ट्रेकियोफाइटा से ही हुई थी। और डिवीजन ट्रेकियोफाइटा के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें बहुत यूनिक फीचर्स हैं, चाहे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हों, उनमें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स यानी उनके स्टेम्स कैसी हैं, उनकी रूट्स कैसी हैं, उनकी लीव्स कैसी हैं, वो भी बड़े यूनिक हैं। उसके अलावा जो इनके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इनके वो भी काफ़ी यूनिक हैं कि ये रिप्रोडक्शन किस तरह से परफॉर्म करती हैं। इनके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत यूनिक हैं, जिसकी वजह से इनको एक स्पेशल इंपॉर्टेंस दी गई है। सो लेट अस हैव अ रीडिंग ऑफ दिस पैसेज. Division Tracheophyta. Tracheophytes are called vascular plants because of the presence of vascular tissues, that is xylem and phloem. ठीक है, ट्रेकियोफाइट्स को वेस्कुलर प्लांट्स कहा जाता है क्योंकि इनमें जाइलम एंड फ्लोएम है। These are successful group of land plants. These are able to adapt the rough land habitat. ये सक्सेसफुल ग्रुप है क्योंकि ये रफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रफ लैंड हैबिटेट पे रह सकते हैं। मोस्ट सक्सेसफुली एंड अमंग्स देम द फ्लावरिंग प्लांट्स टुडे हैव डोमिनेटेड द लैंड हैबिटेट। और इन्हीं में यूनिक फीचर्स होने की वजह से आपको आजकल फ्लावरिंग प्लांट्स की बहुत सी वैरायटीज़ जो हैं वो नज़र आती हैं। The evolution of most complex vegetative and reproductive characteristics enabled the vascular plants in general and flowering plants specifically to become predominant flora on land. और ट्रेकियोफाइट्स की ही यूनिक फीचर्स की वजह से हम कहते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो प्रीडोमिनेटेड फ्लोरा हैं लैंड के, यानी कि बहुत ज़्यादा एबंडेंस में फ्लावरिंग प्लांट्स आपको आज जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इनमें कौन सी यूनिक वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? नंबर 1 रूट, स्टेम्स एंड लीव्स हैं इनमें। नंबर 2 वेस्कुलर सिस्टम्स हैं इनमें, यानी जाइलम एंड फ्लोएम जो हैं वो वेल डेवलप्ड हैं। और किन किन जगह पर वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं? स्टेम्स में प्रेजेंट हैं, रूट्स में प्रेजेंट हैं, लीव में प्रेजेंट हैं। उसके अलावा जो इनके स्पोरेंजिया हैं, नंबर 3 पे क्या करेक्टरिस्टिक है कि जो इनके स्पोरेंजिया हैं वो प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया हैं। और प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया का मतलब है कि एडिशनल कवरिंग ऑफ सेल्स इनके स्पोरेंजिया पे प्रेजेंट है। और ये जो करेक्टरिस्टिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एवोल्यूशन ऑफ सीड। स्पोरेंजिया का प्रोटेक्टेड होना ही आहिस्ता आहिस्ता आगे आप लेटर पढ़ेंगे कि इसमें एवोल्यूशन ऑफ सीड जो है वो स्पोरेंजिया की प्रोटेक्शन की वजह से ही होती है, कि सीड में भी जो मेजर फीचर है कि वो प्रोटेक्टेड या इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम होता है। यू विल स्टडी इन द लेटर लेक्चर्स. Pollen tube for the safe and water independent transmission of male gamete to female gamete. और इसमें क्या होता है कि पोलन ट्यूब बनती है जिसकी वजह से जो मेल गमीट है
यानी जो पोलन ग्रेन है जिसने जाकर एग को फर्टिलाइज करना है, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन की वजह से सेफ ट्रांसफ़र होता है मेल के मीट का टुवर्ड्स द फीमेल के मीट, यानी ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन कोई डैमेज नहीं हो रहा मेल के मीट को, ठीक है। पोलन ट्यूब के थ्रू वो इजीली जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा फीमेल के मीट की तरफ और फीमेल के मीट को फर्टिलाइज कर देगा और जाइगोट बना देगा। फिफ्थ करेक्टरिस्टिक इसमें यह है कि इनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स की डेवलपमेंट होती है। और सिक्स्थ करेक्टरिस्टिक है हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा ब्रायोफाइट्स के लेक्चर में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ब्रायोफाइट्स में भी क्या आपने पढ़ा था कि हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, यानी स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट जनरेशन जो है वो ऑल्टरनेट करती रहती हैं थ्रू आउट द होल लाइफ साइकिल। ट्रेकियोफाइट्स में जो फर्दर डिविजन्स हैं, सब डिविजन्स हैं, देयर आर 4 सब डिविजन्स, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टिरोप्सिडा। ओके, 4 सब डिविजन्स आर देयर। नेक्स्ट अब हमने स्टडी करना है एवोल्यूशन ऑफ लीफ। एवोल्यूशन ऑफ लीफ के इसमें हम स्टडी करेंगे कि लीफ जो है वो सबसे पहले डेवलप किस तरह हुए थे, कौन से ऐसे मैकेनिज़म्स थे कि जिससे लीव्स जो हैं वो डेवलप हुए। एज यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर ब्रायोफाइट्स कि उसमें आपने देखा था कि आपको ना उसमें प्रोमिनेंट लीव्स नज़र आ रहे हैं, ना आपको प्रोमिनेंट रूट्स नज़र आ रही हैं, ना ही उसमें जो है कोई प्रोमिनेंट इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो लीफ की जो इमर्जेंस है, लीफ की डेवलपमेंट है, वो ट्रेकियोफाइट से ही शुरू हुई थी। और किस तरह से शुरू हुई थी कि अर्ली वेस्कुलर जो लैंड प्लांट्स थे उसमें ट्रू लीव्स और रूट्स नहीं थी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे एवोल्यूशनरी टाइम गुजरता गया तो आहिस्ता आहिस्ता लीव्स की डेवलपमेंट होती गई, ठीक है। ट्रू लीव्स जो अर्ली वेस्कुलर प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं थे, तो अर्ली वेस्कुलर प्लांट्स जिनमें जाइलम और फ्लोएम डेवलप हुए थे लेकिन अभी नए नए डेवलप हुए थे, उनमें क्या केस था कि उनमें जो लीव्स थे वो स्मॉलर इन साइज थे और उनमें जो वेन्स थी वो डाइकोटमसली ब्रांच थी। डाइकोटमसली ब्रांच का मतलब है कि एक आपके पास मेन एक्सिस है, एक स्ट्रेट लाइन है फॉर एग्जांपल, उससे 2 फर्दर ब्रांचेस निकल रही हैं और हर एक ब्रांच से फर्दर 2 ब्रांचेस निकल रही हैं। जैसे मैं आपको अगर यहाँ पे डायग्रामेटिकली बताऊँ तो ये वाला जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है दैट इज़ डाइकोटमस ब्रांचिंग, कि आपको एक ये मेन एक्सिस नज़र आ रहा है, ठीक है। इससे फर्दर 2 ब्रांचेस निकली हैं, इस एक ब्रांच को देखें, इससे फर्दर 2 ब्रांचेस निकली हैं और हर एक इंडिविजुअल ब्रांच से फर्दर जो है वो 2 ब्रांचेस निकल रही हैं। तो दैट इज़ डाइकोटमसली ब्रांचिंग सिस्टम। तो जो अर्ली वेस्कुलर प्लांट्स थे उसमें ट्रू लीव्स नहीं थे और जो उनमें स्मॉल लीव्स थे या लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आप उनको कह लें, उनमें जो वेन्स थी वो डाइकोटमसली ब्रांच थी, यानी कि एक मेन एक्सिस से 2 फर्दर ब्रांचेस निकल रही थी। और जो उनके राइजोम था वो उनका अंडरग्राउंड था, यानी सब टेरेनियन था। अगर आपको सब टेरेनियन राइजोम में दिखाऊं, यानी जो उनके रूट लाइक स्ट्रक्चर्स थे वो लैंड के सॉइल के नीचे थे। जैसे कि आपको सॉइल नज़र आ रही है, ठीक है, इसके नीचे जो राइजोम है, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स इमर्ज हो रहे हैं, वो एक तो सॉइल के नीचे साथ साथ चल रहे हैं, यहाँ ऊपर से इरेक्ट ब्रांचेस निकल रही हैं और नीचे लैंड के अंदर जो है वो ग्रोथ हो रही है राइजोम की, जिससे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेंगे फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। So let us have a reading of this first passage. Evolution of leaf. Early vascular land plants did not have true leaves or roots. Early vascular land plants जो थे उनमें true leaves भी नहीं थी और roots भी नहीं थी. They were small in size with dichotomously branched erect smooth aerial parts. उनमें वो जो प्लांट्स थे वो स्मॉल इन साइज थे और स्मॉल इन साइज होने के साथ साथ उनका जो एरियल पार्ट था, जो अबव द ग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का, वो डाइकोटमसली ब्रांच्ड पार्ट था। और एंड इक्वली स्ट्रॉन्ग सबटेरेनियन एंकरिंग एंड अब्जॉर्प्टिव राइजोम, और उनका जो राइजोम था जो कि समझें कि रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जिस स्ट्रक्चर से इमर्ज हो रहे थे वो लैंड के नीचे पाया जाता था। जैसे देखें ये प्लांट है, समझे ये हिस्सा उसका जो है वो सॉइल से ऊपर वाला ग्रो कर रहा है,
ठीक है, ये इरेक्ट सिस्टम है, पहले एक इरेक्ट लाइन है, वहाँ से 2 ब्रांचेस अराइज करेंगी, 2 से हर इंडिविजुअल ब्रांच से फर्दर 2 ब्रांचेस, और उसमें से हर इंडिविजुअल ब्रांच से फर्दर 2 ब्रांचेस, इस तरह से जो है इनका ब्रांचिंग सिस्टम था। और इनका अगर हम रूट्स देखें तो वो एक राइजोम से अराइज कर रही थी। राइजोम क्या है कि अंडरग्राउंड स्टेम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है जो अंडरग्राउंड है, और वहाँ से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इमर्ज हो रहे हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो ये जो अंडरग्राउंड सिस्टम होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर, तो इसको कहते हैं सबटेरेनियन राइजोम। सब का मतलब होता है नीचे, टेरेनियन का मतलब होता है सॉइल और अर्थ। सो नाउ we'll see some examples of the early plants. Cooksonia had some structural layout, naked stem without leaves. अब आपके पास सबसे अर्ली जो प्लांट है उसकी एग्जाम्पल आ गई, कुकसोनिया, ठीक है। कुकसोनिया के फॉसिल्स जो हैं वो साइंटिस्ट को मिले हैं। उनका किस तरह से स्ट्रक्चर होता था कि नेकेड स्टेम थी, यानी एक ऐसी स्टेम थी जिसके ऊपर कोई लीव्स नहीं प्रेजेंट, ठीक है, सिर्फ नेकेड स्टेम होती थी। सच प्लांट्स स्टार्टेड टू फॉर्म लीव्स एज स्मॉल स्केल लाइक आउटग्रोथ्स, और जो कुकसोनिया में लीव्स बनने स्टार्ट हुए थे वो बहुत स्मॉल थे, बहुत छोटे छोटे लीव्स थे, और वो लीव्स ऐसे नज़र आते थे जैसे कोई स्मॉल आउटग्रोथ्स होती हैं। दीज आउटग्रोथ्स वर नॉट सप्लाइड विद वेस्कुलर टिश्यूज, देयरफॉर दे वर नॉट रिगार्डेड एज ट्रू लीव्स। और ये जो स्मॉल आउटग्रोथ्स कुकसोनिया के ऊपर बनी थी, इनको जो है वो ट्रू लीव्स नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि ट्रू लीव्स, आपने याद रखना है कि ट्रू लीव्स हम उस स्ट्रक्चर को कहेंगे ट्रू लीफ जिसमें वेस्कुलर बंडल्स होंगे, जिसमें वेस्कुलर सप्लाई होगी, जिसमें जाइलम और फ्लोएम की सप्लाई होगी, उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को हम ट्रू लीफ कहेंगे। लेकिन कुकसोनिया में क्या था कि नेकेड स्टेम थी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुकसोनिया का ये फॉसिल स्ट्रक्चर है जो साइंटिस्ट को मिला था, एक रॉक के ऊपर उसके इम्प्रिंट्स मिले थे। और कुकसोनिया का वैसे कैसे स्ट्रक्चर होता है कि नेकेड स्टेम में आपको पता है कि ये नीचे राइजोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसने एब्जॉर्प्शन करनी है वाटर और मिनरल्स की, और अपर जो इसकी स्टेम है दैट इज़ नेकेड। इसके ऊपर आपको कोई भी जो है वो लीव्स नज़र नहीं आ रहे, और इसके ऊपर जो है वो स्पोरेंजिया होंगे प्रेजेंट। और लेकिन ये नेकेड स्टेम तो है, लेकिन इसके ऊपर ये छोटे छोटे जो है ना ये आउटग्रोथ्स भी निकल रहे हैं, ठीक है, यानी लीव्स बनने स्टार्ट हुए हैं, लेकिन इनको हम ट्रू लीव्स नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें वेस्कुलर सप्लाई नहीं है। इन आउटग्रोथ्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है, दैट्स व्हाई दीज आउटग्रोथ्स आर नॉट टर्म्ड एज ट्रू लीव्स। अब कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें ट्रू लीव्स सबसे पहले इमर्ज हुए थे? लाइकोपोड्स के अंदर, ठीक है। लाइकोपोड्स वो फर्स्ट प्लांट्स थे जिनमें ट्रू लीव्स जो है वो इमर्ज होना शुरू हुए थे, यानी ऐसी आउटग्रोथ्स बननी स्टार्ट हुई थी जिसके अंदर वेस्कुलर सप्लाई भी थी। लाइकोपोड्स वर द फर्स्ट प्लांट्स दैट फॉर्म्ड द ट्रू लीव्स एंड रूट्स। नेक्स्ट यू हैव टू वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, माइक्रोफिल्स एंड मेगाफिल्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रोफिल्स क्या होते हैं। माइक्रोफिल्स की जो कंडीशन है ये लाइकोपोड्स में देखी जाती है। लाइकोपोडियम एक प्लांट है जिसमें माइक्रोफिल्स पाए जाते हैं। ये वो लीव्स होते हैं माइक्रोफिल्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड फिल्स मीन्स लीव्स, ठीक है। माइक्रोफिल्स यानी स्मॉल लीव्स, ये वो स्मॉल लीव्स हैं जिनमें एक ही मिड वेन होती है। जैसे आपको अगर मैं डायग्रामेटिकली बताऊं तो ये स्टेम है, ठीक है, यहाँ पे लीफ गैप भी नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसी स्पेस नहीं है जहाँ से लीफ ने इमर्ज होना है, बस स्टेम की एक ना एक्सटेंशन सी बन जाती है और उसके गिर्द जो है वो लीफ ब्लेड इस तरह से बन जाता है। लेकिन आप देखें कि इसके दरमियान एक सिंगल वेन है, इस सिंगल वेन को हम जो है वो मिड वेन भी कहते हैं, ठीक है। सो माइक्रोफिल्स वो वाले लीव्स हैं जो कि स्मॉल इन साइज हैं और जिनमें एक सिंगल मिड वेन होती है, ठीक है। और ये लाइकोपोड्स इसमें एग्जांपल आएगी। लाइकोपोड प्लांट अगर आपको दिखाया जाए तो इसका ओवरव्यू इस तरह से नज़र आता है लाइकोपोड प्लांट का, कि इसका सिंगल लीफ जो है वो इतना स्मॉल इन साइज होगा और उसमें एक सिंगल मिड वेन होगी। This is a lycopodium plant. So what are microphylls? However, in lycopods, the leaves are small in size.
ठीक है। माइक्रोफिल्स क्या है? लीव्स आर स्मॉल इन साइज, ईच लीफ हैज़ अ सिंगल अनडिवाइडेड वेन और वेस्कुलर सप्लाई, और हर लीफ में एक सिंगल अनडिवाइडेड वेन है। सच अ लीफ इज कॉल्ड एज माइक्रोफिल। ऐसा लीफ जो स्मॉल इन साइज हो और जिसमें एक सिंगल अनडिवाइडेड वेन हो उसको कहते हैं माइक्रोफिल। नेक्स्ट वन इज मेगाफिल। अब मेगाफिल में क्या है? माइक्रोफिल के बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ जाएगी कि इसमें क्या है कि मिड वेन से भी जो है वो ज़्यादा इर्द गिर्द जो है वो ब्रांचिंग सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, मिड वेन से और ज़्यादा वेनलेट्स निकलेंगी, एक मिड वेन से वेनलेट्स निकलेंगी और लीफ का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है। मेगाफिल्स लार्ज लीव्स हैविंग डिवाइडेड वेन्स एंड वेनलेट्स। ठीक है, लार्ज लीव्स हैं, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये एक स्टेम है, यहाँ पे एक जगह लीफ गैप बनेगा इन द केस ऑफ मेगाफिल्स, और लीफ गैप से जो है एक मिड वेन निकलेगी, और आप यहाँ देख सकते हैं कि मिड वेन से भी बहुत सारी ब्रांचिंग वेन्स निकल रही हैं या वेनलेट्स निकल रही हैं, और जैसे ही लीफ का साइज़ बड़ा होगा तो आप इसके इर्द गिर्द देख सकते हैं कि ये जो लीफ के एजेस होते हैं इसको कहते हैं लीफ ब्लेड और लेमिना। ठीक है, यानी मेगाफिल्स में द साइज ऑफ लीव्स इज वेरी लार्ज एंड अ सिंगल मिड वेन इज डिवाइडेड इनटू many venlets or branching veins. Large leaves having divided veins and venlets with an expanded leaf blade or lamina are known as megaphills. ठीक है, एक्सपेंडेड लीफ ब्लेड होगा या लेमिना होगा और उसको हम कहेंगे मेगाफिल्स। मेगाफिल्स किन किन प्लांट्स की करेक्टरिस्टिक्स हैं? मेगाफिल्स की एग्जांपल आती है आपके पास फर्न्स की और सीड प्लांट्स की। ठीक है, माइक्रोफिल्स में एग्जांपल थी आपके पास लाइकोपोड्स की, मेगाफिल्स में एग्जांपल आती है फर्न्स एंड सीड प्लांट्स की। इट इज सजेस्टेड दैट एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल्स स्टार्टेड फ्रॉम अ डाइकोटमस ब्रांचिंग सिस्टम इन सम प्रिमिटिव साइलोपोड्स अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन ईयर्स अगो। ये बात एज्यूम की जाती है कि मेगाफिल्स का जो ओरिजिन है वो 350 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ था। साइलोप्सिड्स प्लांट की कैटेगरी थी, वहाँ से जो है उनमें सबसे पहले जो है वो मेगाफिल्स डेवलप होना स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट वन इज एवोल्यूशनरी स्टेप्स ऑफ लीफ, कि लीफ की एवोल्यूशन जब हुई थी कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व थे। अभी तक आपने जितने भी पढ़ा, लास्ट जितना भी लेक्चर आपने अभी लिया उसमें क्या बताया गया कि सबसे पहले क्या था कि प्रिमिटिव प्लांट थे उनमें लीव्स तो थे ही नहीं। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि बस एरियल पार्ट था, एक ऐसा प्लांट का पार्ट था, स्टेम लाइक पार्ट था जो कि बस ग्राउंड से ऊपर था, सॉइल से ऊपर वाला पार्ट था जिसपे कोई लीव्स नहीं थे लेकिन डाइकोटमस ब्रांचिंग थी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो है वो डाइकोटमस ब्रांचिंग है। ठीक है, आइसोटोमस ब्रांचिंग आपकी बुक के ऊपर भी मेंशन्ड है। डाइकोटमस ब्रांचिंग यानी एक सिंगल एक्सिस है उससे टू जो है फर्दर ब्रांचेस निकल रही हैं और हर इंडिविजुअल एक्सिस से फिर टू ब्रांचेस, और उससे जो ब्रांचेस निकलेंगी वो फिर टू होंगी, यानी डाइकोटमसली ब्रांच सिस्टम सबसे पहला स्टेप है एवोल्यूशन का, एवोल्यूशन ऑफ लीफ का। नेक्स्ट स्टेप फिर उसमें आता है ओवरटॉपिंग का। ठीक है, ओवरटॉपिंग में क्या होता है कि अनइक्वल ब्रांचिंग सिस्टम हो जाता है। पहले डाइकोटमस ब्रांचिंग सिस्टम था, यानी टू ब्रांचेस एक मेन एक्सिस से निकल रही थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि अनइक्वल ब्रांचिंग सिस्टम आ गया, कुछ ब्रांचेस जो हैं वो ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं, कुछ जो है वो कम ग्रो की। ठीक है, अनइक्वल ब्रांचिंग सिस्टम हो गया, यानी अलॉन्ग डिफरेंट प्लेन्स जो हैं वो ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो गई। एक हमारे पास प्लेन नहीं था, डिफरेंट प्लेन्स के अलॉन्ग ब्रांचेस जो हैं वो निकलनी स्टार्ट हो गई, ब्रांचिंग सिस्टम इवॉल्व होना स्टार्ट हो गया। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि थर्ड स्टेप आया प्लेनेशन का। प्लेनेशन में क्या हुआ कि एक इरेक्ट एक्सिस बन गया। ठीक है, और इक्वल ब्रांचेस साइड से निकलनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, पहले अनइक्वल ब्रांचिंग हुई थी ओवरटॉपिंग में, प्लेनेशन में एक सिंगल प्लेन बन गया और उसके अलॉन्ग जो है वो ब्रांचिंग सिस्टम इवॉल्व होना स्टार्ट हो गया। और लास्ट फिर स्टेप क्या हुआ कि फ्यूजन हुई या वेबिंग हुई, जिसमें क्या हुआ कि ये जो ब्रांचेस निकली थी एक सिंगल प्लेन के साथ, ये जो ब्रांचेस निकली थी इनके गिर्द पेरेनकाइमा सेल्स जो हैं वो अकोमुलेट होना स्टार्ट हो गए थे। पेरेनकाइमा सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि थिन वॉल्ड हैं, उनके गिर्द जो सेल वॉल्स हैं वो काफ़ी थिन होती हैं, और दीज सेल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड फूड स्टोरेज
एंड दे ऑल्सो प्ले अ रोल इन द गैसियस एक्सचेंज ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो पेरेनकाइमा सेल्स जो है वो इन ब्रांचेस के गिर्द जमा होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से फिर लीफ ब्लेड बना। ठीक है, और पूरा एक लीफ का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है वो इवॉल्व हो गया। तो आपने डाइकोटमस ब्रांचिंग का तो ये पीछे जितना पढ़ा एवोल्यूशन ऑफ लीफ में, वो यही आपको बताया गया कि डाइकोटमस ब्रांचिंग किस तरह से हुई कि एक मेन एक्सिस से 2 मेजर एक्सिस निकले, उससे हर इंडिविजुअल एक्सिस से फिर जो है वो फर्दर 2 ब्रांचेस निकली। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास ओवरटॉपिंग आता है, जिसमें आपको बताया कि अनइक्वल ब्रांचिंग सिस्टम है। कुछ ब्रांचेस जो हैं वो बड़ी फास्टली ग्रो करेंगी और कुछ जो हैं वो स्लोली ग्रो करेंगी, तो इस तरह अनइक्वल ब्रांचिंग सिस्टम आएगा इन ओवरटॉपिंग। द डाइकोटमसली ब्रांच्ड एरियल पोर्शन ऑफ द स्टेम शोड अनइक्वल ब्रांचिंग। यानी ओवरटॉपिंग में क्या हुआ, ये डाइकोटमसली ब्रांच सिस्टम था, ओवरटॉपिंग में क्या हुआ, अनइक्वल ब्रांचिंग सिस्टम आ गया। सम ब्रांचेस रिमेन्ड शॉर्ट, कुछ ब्रांचेस क्या हुई, शॉर्ट रह गई, while the others grew and expanded with a much faster pace। ठीक है, और कुछ जो है वो ज़्यादा ग्रो कर गई, बहुत फास्टर रेट से जो है वो ग्रो करना स्टार्ट हो गई, इलोंगेटेड हो गई ज़्यादा। ऑल दीज ब्रांचेस ग्रू इन डिफरेंट प्लेन्स, और ये ब्रांचेस जो हैं वो डिफरेंट प्लेन्स के अलॉन्ग ग्रो कर गई। ठीक है, इनका कोई एक सिंगल प्लेन नहीं था, इरेगुलर से पैटर्न में ये सारी ब्रांचेस जो हैं वो ग्रो करने लग गई। Such an unequal development of various branches is called as overtopping, और ये unequal development जो है various branches की, that is called as overtopping। Next step is planation। Planation, as the name indicates, that arrangement of the branches along a single plane। ठीक है, आपने इसको इस तरह याद रखना है, अरेंजमेंट ऑफ द ब्रांचेस अलोंग अ सिंगल प्लेन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वाज द अरेंजमेंट ऑफ अनइक्वल डाइकोटमीज इन वन प्लेन। ठीक है, ओवरटॉपिंग के बाद जितनी भी अनइक्वल ब्रांचेस बनी थी वो अरेंज होना शुरू हो गई, एक दरमियान में सिंगल प्लेन बना और उसके गिर्द जो है वो ब्रांचेस एक पर्टिकुलर मैनर में अलोंग अ सिंगल प्लेन अरेंज होना स्टार्ट हो गई, दैट इज कॉल्ड एज प्लेनेशन। नेक्स्ट स्टेप इज फ्यूजन और वेबिंग। इसमें क्या होगा कि पेरेनकाइमा सेल्स जो कि थिन वॉल्ड सेल्स हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में, उसके अलावा गैसियस एक्सचेंज में और फूड स्टोरेज में, ये जो पेरेनकाइमा सेल्स हैं हर ब्रांच के गिर्द जो है वो एकमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर पेरेनकाइमा सेल्स की फ्यूजन से एक पूरा लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा। ओवरटॉपिंग एंड प्लेनेशन वाज फॉलोड बाय अ प्रोसेस नोन एज फ्यूजन और वेबिंग। द स्पेस बिटवीन द ओवरटॉप्ड डाइकोटमस ब्रांचेस वर ऑक्युपाइड बाय अ शीट ऑफ पेरेनकाइमा सेल्स। ओवरटॉपिंग के थ्रू जो ब्रांचेस बनी थी उनके गिर्द पेरेनकाइमा सेल्स आ जाएंगे which connected these branches forming a flat lamina or leaf blade। और जब पेरेनकाइमा सेल्स आपस में इस तरह फ्यूज़ हो जाते हैं, जॉइन हो जाते हैं, तो वो लीफ ब्लेड बना देते हैं, यानी कि लीफ के जो एजेस हैं वो बड़े शार्प हो जाते हैं, जिसको लीफ ब्लेड कहते हैं या लेमिना कहते हैं। हैविंग मैनी डाइकोटमसली ब्रांच्ड वेन्स, और अंदर अगर आप लीफ के देखें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डाइकोटमसली ब्रांच्ड वेन्स होती हैं। नेक्स्ट जो लास्ट आपका पॉइंट आता है दैट इज रेटिक्यूलेट वेनेशन। रेटिक्यूलेट मीन्स नेटवर्क। ठीक है, अब इतने ज़्यादा वेन्स और वेनलेट्स जब एक लीफ के अंदर प्रेजेंट होंगी तो वो आपने कोई नॉर्मल भी लीफ उठा के देखें, उसमें नंबर ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स होती हैं, छोटी छोटी वेन्स होती हैं, उन्होंने एक पूरा नेटवर्क सा बनाया होता है, एक जाल बनाया होता है, उसको कहते हैं रेटिक्यूलेट वेनेशन। During the course of evolution, fusion of vascular strands resulted in net or reticulate venation. Formation of net pattern or a net-like structure in the leaves is called as reticulate venation. The process of evolution of leaf was very slow and gradual, which completed in more than 15 to 20 million years। और ये जो process है leaf evolution का, ये काफ़ी slow था, काफ़ी स्लोली इसने आगे प्रोसीड किया, और इसने कितना टाइम तकरीबन ले लिया, 15 to 20 मिलियन ईयर्स लग गए पूरे लीफ को इवॉल्व होने में। दिस लीफ शोज अ रेटिकुलेट वेनेशन पैटर्न। यू कैन सी अ सिंगल मिड वेन एंड अ नंबर ऑफ वेनलेट्स, और हर वेनलेट से फर्दर भी बहुत सी जो हैं वो स्मॉलर वेनलेट्स इमर्ज हो रही हैं, तो पूरा ये नेटवर्क सा आपको नज़र आ रहा है। दिस इज़ रेटिकुलेट वेनेशन। So guys, this was all about our today's lecture. Please like this video, share this video, and please subscribe to my channel. Thank you so much. You can ask me your questions in the comment section. I'll answer you all. So thanks a lot. Allah Hafiz.